यह प्रश्न आपको प्रथम वर्ष हिंदी भाषा में देखने को मिलेंगे। देवनागरी लिपि में किए गए क्रमिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो पहले देवनागरी लिपि में सुधार। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने देवनागरी लिपि की उक्त कमियों को दूर करने के लिए अग्रलिखित सुधारों का उल्लेख किया है। पहला, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का होना वैज्ञानिक लिपि की महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः र ध्वनि के प्रयुक्त र और र में से र को ल और ल में से केवल ल को अ और यप्र में आ को सा और ड में से ड को त्र और त्र में से त्र को ज्ञ और ज्ञ में से ज्ञ को कृष या छ में से कक्ष या छ में से छ को थ्र स्र में है ना मात्रा सलजम वाला स्र और स्र में से स्र को द्य में से घ्य को लेकर इस लिपि को अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। मानकीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इसे अपनाया जा चुका है। दूसरा, यह लिपि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली तथा सिंधी आदि कई भाषाओं के लिए प्रयुक्त हो रही है। अतः यह आवश्यक है कि इन सभी भाषाओं के ध्वनि ग्रामों का निर्धारण करके जितने वर्ण न हो उन्हें जोड़ लेना चाहिए। तीसरा, वैज्ञानिक लिपि में वर्ण उसी क्रम में लिखे जाने चाहिए जिस क्रम में उन्हें बोला जाए। चौथा, वर्णों में समानता के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः ख के नीचे के भाग को मिला देने, ख ड़ को अपना लेने तथा भ व ध को घुंडीदार भ व ध लिखने से इसमें भ्रम को दूर किया जा सकता है। पांचवा, नागरी में संयुक्त व्यंजन स्वतंत्र वर्ण है, जैसे स्र, घ, छ, त्र, ज्ञ आदि। इन्हें छोड़कर स्र, ज्ञ आदि रूप में संयुक्त व्यंजन लिखे जा सकते हैं। छठवां, वैज्ञानिक लिपि में लेखन की एक रूपता भी आवश्यक है। अतः लेखन की एक पद्धति को स्वीकार कर लेने से वर्ण भेद को समाप्त किया जा सकता है। तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने भी देवनागरी लिपि के अभावों या कमियों को सुधारों के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। देवनागरी लिपि में सुधार करने की ओर सर्वप्रथम बम्बई राज्य के विद्वानों का ध्यान गया और महादेव गोविंद रानाडे ने एक सुधार की योजना तैयार की। तदनंतर महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया और मराठी साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने का एक प्रस्ताव भी पारित किया। लोकमान्य तिलक ने सन 1904 में अपने समाचार पत्र केसरी में इस सुधार की चर्चा की और सन 1926 तक उन्होंने टाइपों में छटाई करते करते 190 टाइपों का फॉन्ट निर्मित कराया, जो तिलक टाइप के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर श्यामा सुंदर दास का प्रस्ताव था कि पंचम वर्ण को मिलाने के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए, जैसे अष्टक के स्थान पर अंक, अडक के स्थान पर अंग, मच के स्थान पर मंच, दंत के स्थान पर दंत, पंप के स्थान पर पंप आदि। मानकीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मान्य कर लिया गया। इसके लेखन में सुगमता भी हो गई। डॉक्टर गोरख प्रसाद का प्रस्ताव था कि जितनी भी मात्राएं लगाई जाएं वे सभी व्यंजनों के पश्चात दाहिनी ओर लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार काशी के विद्वान श्रीनिवास का सुझाव था कि देवनागरी लिपि में से सभी महाप्राण ध्वनियाँ निकाल देनी चाहिए और उसके स्थान पर अल्प प्राण ध्वनि के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसे महाप्राण बना लेना चाहिए। इससे लिपि के अक्षर एवं वर्ण कम हो जाएंगे और यह अधिक उपयोगी हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा देवनागरी लिपि में किए गए क्रमिक सुधारों का प्रकाश। देवनागरी लिपि में किए गए क्रमिक सुधारों पर प्रकाश। हिंदी भाषा से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप अन्य वीडियो पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। हिंदी भाषा को लेकर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।